नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुरक्षा बलों को मिली बड़ी जीत। मुठभेड़ में 6 उग्रवादी ढेर, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डटे रहो इंडिया, जाते जाते मई देने लगा है सुकून। इस महीने पहली बार 2.5 लाख के नीचे आया कोरोना का केस और मौत का डाटा भी घटा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घर से दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम, 1 जून से मिलेंगे प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 उग्रवादी ढेर, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जी हां दोस्तों, असम में विद्रोही संगठन डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 6 उग्रवादी रविवार को एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह कार्बी आंगलोंग जिले में कैडरों को मार गिराया गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। यह कार्रवाई नागालैंड की सीमा से लगे असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में हुई है। इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि नागालैंड की सीमा से लगे असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कुछ उग्रवादी छिपे हुए हैं। इस पर असम पुलिस और असम राइफल्स की ओर से इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान उग्रवादियों ने गोलीबारी की। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 6 उग्रवादी मारे गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए उग्रवादियों के पास से 4 AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि मिची बैलुंग में तलाशी अभियान अब भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अपील के बाद प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा ने ONGC कर्मचारी रितुल सैकिया को शनिवार को रिहा कर दिया था। असम पुलिस मुख्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि रितुल सैकिया का बीते 21 अप्रैल को अपहरण किया गया था। असम पुलिस के अनुसार भारत की सीमा में वह 40 मिनट तक पैदल चलकर पहुंचे। 20 मई को मुख्यमंत्री की अपील के तुरंत बाद उल्फा आई के परेश बरुआ ने इस पर प्रतिक्रिया दी और एक स्थानीय टीवी चैनल को फोन पर बताया कि उल्फा आई ने रितुल सैकिया को रिहा करने का आश्वासन दिया है और इसमें 3-4 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद कल उन्हें रिहा कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डटे रहो इंडिया, जाते जाते मई देने लगा सुकून। इस महीने पहली बार 2.50 लाख के नीचे आया कोरोना, मौत का डेटा भी घटा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को जीत मिलती दिख रही है और अब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। भारत के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई पाबंदियों और टीकाकरण अभियान का असर अब दिखने लगा है, क्योंकि इस महीने में यह पहली बार है जब एक दिन में देश में 2.50 लाख के बेंचमार्क से नीचे नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक आज देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 2.43 लाख नए केस मिले हैं, जो मई महीने में सबसे कम है। इतना ही नहीं, रोजाना होने वाली मौत के आंकड़ों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वर्ल्डोमीटर के डेटा के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 2,43,777 नए केस मिले हैं, जिससे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,65,28,846 हो गई है। वहीं इसी दौरान 3,788 लोगों की मौत हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 10 मई के बाद यह पहला मौका है जब इतने कम लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस से मरने वालों का कुल आंकड़ा करीब 3 लाख यानी 2,99,296 पहुंच गया है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 28,403। देश में रिकवरी रेट के आंकड़े भी सुकून देने वाले हैं। आज एक दिन में 3,54,825 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अगर नए केस और रिकवरी की तुलना करें तो जितने नए मरीज मिले हैं उससे करीब 1 लाख अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर से दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम, 1 जून से मिलेंगे प्रश्न पत्र। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने घोषणा की है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार अपने पुक पद्धति से होगी। इसका अर्थ है कि छात्र अपने घर से परीक्षा दे सकेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला किया है, जिससे छात्रों को राहत मिलेगी। परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र 1 जून से बांटे जाएंगे। छात्र 1 जून से 5 जून तक प्रश्न पत्र ले सकेंगे और अगले 5 दिन के अंदर अपनी आंसर शीट जमा करनी होगी। इसका अर्थ है कि अगर किसी ने 1 जून को प्रश्न पत्र लिया है तो उसे 6 जून तक अनिवार्य रूप से आंसर शीट जमा करनी होगी। अगर किसी ने 5 जून को पेपर लिया है तो उसे 10 जून तक आंसर शीट जमा करानी होगी। एग्जाम सेंटर पर छात्र खुद जाकर प्रश्न पत्र लेंगे और खुद ही जमा करने जाएंगे। इस दौरान छात्रों को रजिस्टर में साइन भी करना होगा, जो इस बात का सबूत होगा कि छात्र खुद उत्तर पुस्तिका जमा करने आया था। डाक या पोस्ट से आंसर शीट भेजे जाने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल करीब 2,90,000 छात्र रजिस्टर्ड हैं, जो अब ओपन बुक मेथड से अपनी परीक्षा देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रास्ता भटककर सीमा पार कर गए 2 पाकिस्तानी किशोर, BSF ने पूछताछ कर वापस भेजा। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को
तरन तारण जिले में खेमकरण सीमा के पास मियांवाला गांव से 2 पाकिस्तानी किशोर लड़कों को पकड़ा। इन लड़कों की उम्र 15 और 17 साल की है और ये लड़के पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले कसूर के हैं। हालांकि पुलिस ने बाद में दोनों को मानवीय आधार पर वापस भेज दिया गया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि 14 बटालियन के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया था, जिसके बाद सीमावर्ती इलाकों पर पैनी नजर रखने के दौरान हमें 2 बच्चे दिखाई दिए जो जीरो लाइन पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वे बच्चे भारतीय क्षेत्र में कांटेदार तार की बाढ़ की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। बीएसएफ के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में किए गए पूछताछ से पता चला कि दोनों अनजाने में भारतीय क्षेत्र में पहुंच गए थे। हालांकि इस मामले में हमारी जांच अभी जारी है। मालूम हो कि खबर लिखे जाने तक उन बच्चों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बीएसएफ ने कहा कि पहले उन्होंने पाकिस्तान रेंजर्स के पास इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया और बाद में लड़कों को उन्हें सौंप दिया। ऐसा ही मामला आया था सामने। राजस्थान के बाड़मेर में अप्रैल में भारत पाक सीमा पर ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां गलती से एक बच्चा भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे। हालांकि बच्चे को महज 1.25 घंटे में ही पाकिस्तान भेज दिया था, लेकिन इससे 5 महीने पहले गलती से सीमा पार कर गए गेमरा राम को अभी तक पाकिस्तान ने भारत वापस नहीं भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खूनी संघर्ष के बाद इजरायल में लोगों ने किया फिलिस्तीन के साथ शांति का समर्थन। जी हां दोस्तों, इजरायल के तेल अवीव में हजारों लोग फिलिस्तीन के साथ शांति का समर्थन करने के लिए एकत्रित हुए। एक मानवाधिकार संगठन ने रविवार को इसकी जानकारी दी। रैली का आयोजन मानवाधिकार संगठन शैलोम अच्छशेव ने किया। यह संगठन फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। संगठन ने ट्विटर पर लिखा, तेल अवीव में हजारों लोगों ने समानता, शांति और फिलिस्तीनी यहूदी साझेदारी का समर्थन किया। इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मध्य तेल अवीव में हबीमा थिएटर के सामने हजारों लोग इकट्ठा हुए। जिन लोगों ने एकत्रित लोगों को संबोधित किया उनमें लेखक डेविड ग्रॉसमैन और इजरायल के वामपंथी और अरब दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता शामिल थे। इस दौरान लोगों ने फिलिस्तीन के साथ पूर्ण रूप से शांति समझौते का आह्वान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी रिपोर्ट में ड्रैगन पर सवाल, वायरस साजिश में चीन की सेना शामिल। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान लैब और कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका की संसदीय समिति की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चीन की वुहान लैब और कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका की संसदीय समिति की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपब्लिक भारत के पास इस रिपोर्ट की कॉपी है। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन पर सवाल। इस रिपोर्ट में चीन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें चीन के वुहान लैब में कामकाज के तरीकों से लेकर जैविक हथियार निर्माण तक की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि कोरोना वायरस के लैब से फैलने के बाद चीन ने पूरी दुनिया से झूठ बोला, इसे छिपाने की कोशिश की, दुनिया भर में इसकी जानकारी ना जाए इसको लेकर हर संभव कोशिश की। वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ था। इसके साथ ही कोरोना वायरस की जांच को भी चीन ने छिपाने की कोशिश की। चीन को करीब 3 हफ्ते लग गए इस बात को मानने में ये वायरस इंसान से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। 2017 में ही अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने वुहान लैब की खतरनाक साजिश की तरफ इशारा किया था। वायरस साजिश में चीन की सेना शामिल। अमेरिका की संसदीय समिति की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि चीन की सेना इस साजिश में शामिल थी। वुहान लैब में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दखल पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान लैब और चीन की सेना में सांठगांठ है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चीनी सेना के लोगों की भारी भरकम मौजूदगी पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें 2015 में चीनी सैन्य अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों के पत्र के हवाले से बताया गया है कि चीन वुहान लैब में जैव हथियार बनाने की साजिश रच रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने चीनी सीमा पर की ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन के साथ सीमा पर बल की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के साथ ही सेना प्रमुख ने पूर्वोत्तर राज्यों के इलाकों में सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। जनरल नरवणे 20 मई को 2 दिवसीय दौरे पर नागालैंड के दीमापुर पहुंचे और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा, दीमापुर में कोर मुख्यालय में पहुंचने पर सेना प्रमुख को लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू, जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पीयर कॉर्प्स और डिवीजन कमांडरों ने मौजूदा स्थिति और उत्तरी सीमाओं पर परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उत्तम निगरानी बनाए रखने के लिए सभी रैंकों की सराहना की और उन्हें सतर्क रहने और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। इस महीने की शुरुआत में जनरल ने जम्मू संभाग के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और इस क्षेत्र की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा और अंदर के इलाकों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जनरल नरवणे 11 मई को नगरोटा स्थित 16 कोर व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुख्यालय पहुंचे और जम्मू क्षेत्र के अखनूर, राजौरी और नौशेरा सहित अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। नरवणे के साथ उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी
जोशी को मौजूदा सुरक्षा स्थिति, संचालन संबंधी तैयारियों, कोविड-19 प्रबंधन और क्षेत्र के दिग्गजों और लोगों को महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में दी गई सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ भी बातचीत की और नियंत्रण रेखा की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में व्हाइट नाइट कोर की सभी रैंकों की लगातार कोशिशों की सराहना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साइक्लोन यास का अलर्ट, पीएम मोदी ने बुलाई शीर्ष अधिकारियों की बैठक, शाह भी रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, साइक्लोन यास के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को शीर्ष अधिकारियों संग बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की इस बैठक में साइक्लोन यास के खतरों के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में एनएमडीए, टेलीकॉम, पावर, सिविल एविएशन, अर्थ साइंसेज विभाग के सचिव भी मौजूद रहेंगे, जो सुबह 11 बजे प्रस्तावित है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। तूफान के खतरे को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम मोदी की बैठक से पहले चक्रवाती तूफान यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने की। मीटिंग के दौरान यास से निपटने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, एजेंसियों की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई थी। भारत मौसम विभाग के महानिदेशक ने इस समिति को चक्रवाती तूफान के ताजा हालात के बारे में जानकारी से भी अवगत कराया। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी के मुख्य सचिव और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गृह विद्युत, शिपिंग, दूरसंचार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन एवं मत्स्य पालन मंत्रालयों के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, एनडीएमए के सदस्य सचिव, आईडीएस के प्रमुख और तटरक्षक बल, एनडीआरएफ और आईएमडी के महानिदेशक शामिल हुए थे। आईएमडी के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती उत्तरी ओडिशा के तट तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से हवा चलने के साथ ही कई राज्यों के तटीय जिलों में भारी बारिश और तूफानी लहरें की संभावना जताई गई है। ऐसे में तैयारियां तेज कर दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने एक ट्वीट में बताया, शनिवार को 14 बीएन बीएसएफ के जवानों ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया, जो आईबी पार कर बॉर्डर फेसिंग की तरफ बढ़ रहे थे। बीएसएफ ने उन्हें चुनौती देते हुए रोका और गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने आईएनएस को बताया कि सीमा पार करने और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए दोनों से पूछताछ की जा रही है। पंजाब पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें कांटेदार तार की बाड़ लगी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 1 जून से यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का होगा टीकाकरण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वालों के टीकाकरण का निर्देश दिया है। शनिवार को टीम 9 संग हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा कवच है, लिहाजा अब ग्रामीण इलाकों के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वालों को 1 जून टीका लगवाने की व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि अभी सिर्फ 23 जिलों में ही 18 से 44 आयु वर्ग वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी की तीसरी संभावित लहर की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 साल या इससे कम उम्र के बच्चों के माता पिता को प्राथमिक के आधार पर टीका लगवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चे सर्वाधिक रिस्क की श्रेणी में हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे बच्चों के माता पिता को टीका लगवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने तीसरी लहर से पहले सभी पात्र लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अगस्त-अक्टूबर के बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में अब तक का 1,62,00,000 लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी जा चुकी है, जो एक बड़ी संख्या है। गौरतलब है कि यूपी टीकाकरण के मामले में अभी तक देश में अव्वल है, साथ ही सर्वाधिक टेस्टिंग वाला भी राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में पिछले 24 अप्रैल को सर्वाधिक 38,000 नए केस आए थे और आज 6,000 केस आए हैं, जो यह बताता है कि प्रदेश ने कोविड-19 का कितना बेहतर प्रबंधन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 21 दिनों के अंदर 2,16,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में टेस्ट क्षमता बढ़ाई गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 3,07,000 टेस्ट किए गए हैं। पूरे कोरोना काल में अभी तक पूरे प्रदेश में 4,65,00,000 टेस्ट किए गए, जो देश के अंदर किसी भी प्रदेश द्वारा किए गए सर्वाधिक टेस्ट है। कोरोना से प्रदेश में रिकवरी रेट 93% से अधिक है। यह सब एक अभियान के तहत हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के
हालात, असमानता और अन्याय से बिगड़ रही है स्थिति। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर उन स्थितियों में पहुंच रहा है जब 1971 में गृह युद्ध हुआ और देश दो टुकड़ों में बंटकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। एशिया टाइम्स में इरफान राजा के एक लेख में पाक के एक बार फिर गृह युद्ध के कगार पर पहुंचने के कारण बताए गए हैं। लेख में कहा गया है कि किसी भी शासन में कुशासन, भ्रष्टाचार और गरीबी ऐसे कारण हैं जो किसी भी समाज में घृणा और हिंसा की भावना को बढ़ा सकते हैं। इन सभी कारणों के साथ यहाँ नौकरशाही निरंकुश हो गई है। समाज में ऐसी व्यवस्था कायम हो गई है जहां किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशद्रोही और विदेशी एजेंट कहलाते हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में तमाम लोगों की मौत हो रही है। खासकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हालात ज्यादा खराब हैं। लेख में कहा गया है कि असमानता और गरीबी के बीच राजनेता, नौकरशाह, जनरल और उद्योगपतियों का ऐसा वर्ग बन गया है जो देश ही नहीं विदेशों में विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। परवेज मुशर्रफ इसका उदाहरण है, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को जन्म दिया। ऐसे लोग विदेश में शानदार जीवन जी रहे हैं। यही कारण एक बार फिर पाक को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची के परमाणु ऊर्जा प्लांट 2 के शुरू होने पर कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत हो रही है। आज ही के दिन चीन के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल भी पूरे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय में 4 लोगों ने घुसने की कोशिश की। यहाँ जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नवाज से उनकी भेंट पूर्व निर्धारित है। बाद में ये लोग भाग गए। पीएमएल नवाज पार्टी ने आरोप लगाया है कि नवाज पर हमले की साजिश रची जा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यास चक्रवात को लेकर केंद्र की बड़ी बैठक, राज्यों की तैयारी का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने शनिवार को केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों ने समिति को तूफान से बचने के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही खाद्यान्न, पेयजल और आवश्यक आपूर्ति के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की गई और बिजली, दूरसंचार जैसी सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ ने 65 टीमों को तैनात किया है और 20 और टीमें स्टैंड बाय पर हैं। जहाजों और विमानों के साथ थल सेना, नौसेना और तट रक्षक बल के बचाव और राहत दलों को भी तैनात किया गया है। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कोविड अस्पतालों और केंद्रों के कामकाज में व्यवधान से बचा जाए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से देश के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन के उत्पादन और आवाजाही को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने यह भी कहा कि बिजली, दूरसंचार और अन्य जरूरी सेवाओं को बहाल करने के लिए तैयारी के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निकट समन्वय में काम करने और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और पीएसयू के तहत काम करने वाले करीब 1.5 करोड़ श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा हुआ है। रेलवे, खनन, बंदरगाह क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों का वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक महंगाई भत्ते को अब 105 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा। 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा फैसला। मंत्रालय ने वेरिएबल महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी की है। इस संबंध में मंत्रालय ने शुक्रवार 21 मई को आदेश भी जारी किया और श्रम मंत्री ने ट्विटर पर वीडियो साझा कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी का लाभ मजदूरों को तत्काल मिलने लगेगा। इसका लाभ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने या दैनिक मजदूरों को भी मिलेगा। CPI-IW के आधार पर बढ़ा महंगाई भत्ता। सरकार ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के खुदरा मूल्य सूचकांक के औसत पर की गई है। इसके लिए जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच CPI-IW आंकड़ों को आधार बनाया गया। सरकार ने सड़क निर्माण, भवन निर्माण, साफ सफाई, पल्लेदारी, चौकीदारी, कृषि और खनन क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। मुख्य श्रम आयुक्त कराएंगे लागू। मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू कराने के लिए जिम्मेदारी मुख्य श्रम आयुक्त को दी गई है। उनके तहत काम करने वाले निरीक्षण अधिकारी इसे देश भर में लागू कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, कोरोना दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगा NSA, संपत्ति होगी जब्त। सीएम योगी का आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को आदेश दिया कि कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाया जाएगा।
साथ ही उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने दावा किया कि सरकार 30 मई तक कोरोना को दूसरी लहर को कंट्रोल कर लेगी। कोरोना संकट के दौर में कई अहम दवाओं की कालाबाजारी बढ़ गई है और इस पर अंकुश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। यही नहीं, सरकार की ओर से कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क दिया जा रहा है और विपक्ष आज कह रहा है कि वैक्सीन फ्री में दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के लिए कानपुर को सेंटर बनाया जाएगा। सीएम ने बच्चों के अस्पताल को चलाने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एम्स चीफ बोले, कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए सख्त लॉकडाउन की जरूरत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, जैसे पिछले साल मार्च में लगाया गया था। उन्होंने कहा कि भारत की स्वास्थ्य संरचना सीमा तक खींची हुई है और 10% से अधिक सकारात्मक दरों के साथ क्षेत्रों में दूसरे कोविड-19 लहर को रोकने की जरूरत है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन असरदार नहीं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि तेज गति से फैल रहे वायरस को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन यहाँ ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।